प्यारे बच्चों, सुजीत जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय के बारे में बताने जा रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में। और इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। इसके अंतर्गत आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, तो देखिए अब आता है सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय है क्या। सबसे पहले जानना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय है क्या, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। ये दिमाग में रखना है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की प्रगति को जानने में मदद करती है। तो यार के राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की प्रगति को जानने में मदद करती है। ये दिमाग में रखना है। अगर आपको शॉर्टकट में कोई पूछ दिया या आपको शॉर्टकट में पूछ देता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, शॉर्टकट में बताइए, या आपके दिमाग में है कि तुरंत जवाब देना है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आपको दिमाग रखना है देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर मान लीजिए इतना नहीं याद रहा कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ये अगर नहीं भी याद रहा तो एकदम इजी वे में बोल देंगे देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश की कुल आय को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब आता है कि राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है, राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। तो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम का प्रति व्यक्ति आय इंटू कुल जनसंख्या, पर कैपिटल इनकम इंटू टोटल पॉपुलेशन, ये याद रखना। तो नेशनल इनकम बराबर होता है तो प्रति व्यक्ति आय इंटू कुल जनसंख्या। अब आता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, सीएसओ। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, सीएसओ। अब आता है कि सीएसओ का गठन कब हुआ, तो 2 मई 1951। तो सीएसओ गठन कब हुआ, 2 मई 1951 को। अब ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा था कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो यार क्या, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय संबंधित है। और हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने दिया, तो हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया। किसने दिया था, प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। देखिए, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 ईस्वी में धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन जो था भारतीय अर्थशास्त्री किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो देखिए हम लिखे हैं सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 ईस्वी में धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी। अगर ये क्वेश्चन ये पूछता भी है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखिएगा भारतीय अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये दिमाग में रखना है। तो किस सिद्धांत के आधार पर, धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी। उसमें उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया पर वर्ष बताई। उन्होंने क्या बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया पर वर्ष बताई थी। इसके बाद वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम 1931-32 ईस्वी में V.K.R.V. राव ने राष्ट्रीय आय की गणना कर बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया पर वर्ष, वैज्ञानिक आधार पर। लेकिन इन्होंने धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी और उसमें उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया पर वर्ष बताया। वहीं वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम 1931-32 में V.K.R.V. राव ने राष्ट्रीय आय की गणना कर बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया पर वर्ष इन्होंने बताया। उन्होंने बताया 20 रुपया पर वर्ष, इन्होंने बताया 62 रुपया पर वर्ष। ये याद रखना।
और ये भी याद रखना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम भारतीय अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिमाग में रखना है। आजादी के बाद 1949 ईस्वी में सरकार ने प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। कब किया था? 1949 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो 1949। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, याद रखना है। अब बात आता है कि राष्ट्रीय आय को जानने के लिए जीडीपी को भी जानना जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चन यह दिमाग में रखना है कि राष्ट्रीय आय को जानने के लिए जीडीपी को भी जानना जरूरी है। आगे जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूछेगा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा। अब आता है कि जीडीपी है क्या, जीडीपी किसे कहते हैं? तो याद रखिए, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, तो एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पाद का कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी किसे कहते हैं? किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पाद का कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ये दिमाग रखना है। अब आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी पर निर्भर करता है। पूछेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करता है? तो जीडीपी पर निर्भर करता है। ये दिमाग रखना है। अब यहां पर सवाल आता है कि जीडीपी शब्द आया कहां से, किसने दिया, ठीक है ना? तो सर्वप्रथम जीडीपी शब्द का प्रयोग यूएसए के अर्थशास्त्री मिस्टर साइमन ने दिया, या प्रयोग मिस्टर साइमन ने किया। पूछेगा कि सर्वप्रथम जीडीपी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यूएसए के अर्थशास्त्री मिस्टर साइमन ने किया। यह पूछेगा कि जीडीपी शब्द किसने दिया? तो यूएसए के अर्थशास्त्री मिस्टर साइमन ने दिया। ये दिमाग रखना। तो जीडीपी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यूएसए के अर्थशास्त्री मिस्टर साइमन ने किया। 1935 से 1944 ईस्वी तक यूएसए और कुछ देशों ने जीडीपी को मान्यता दिया था। यूएसए तो दे ही दिया, लेकिन कुछ और देशों ने भी जीडीपी को मान्यता दिया। लेकिन जब 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना के बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना के बाद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जब प्रभाव में आया तो उसने जीडीपी को मान्यता दे दिया। क्या जीडीपी के बारे में लोगों को जानना जरूरी है, तो उसने जीडीपी को मान्यता दे दी। तो देखिए, देश में जीडीपी की गणना करने के प्रमुख 3 घटक ही होते हैं। पूछेगा कि जीडीपी की गणना करने के लिए प्रमुख 3 घटक ही होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जीडीपी की गणना करने तो कितने घटक होते हैं? तो याद रखिएगा, तीन प्रमुख घटक होते हैं। ये दिमाग रखना। तो किसी भी देश में जीडीपी की गणना करने के प्रमुख 3 घटक होते हैं: प्राथमिक घटक, द्वितीय घटक, तृतीय घटक। अब देखिए, प्राथमिक घटक से जो होता है 17 से 18%, द्वितीय घटक से 29 से 30% और तृतीय घटक से 53 से 54%। याद रखिएगा, परसेंटेज भी याद कर सकते हैं। प्राथमिक घटक 17 से 18%, द्वितीय 29 से 30%, तृतीय घटक से 53 से 54%। याद रखिएगा। भारत में एक वित्तीय वर्ष में जीडीपी की गणना हर 3 माह पर होती है। याद रखिएगा, भारत में एक वित्तीय वर्ष में जीडीपी की गणना हर 3 माह पर किया। पूछिएगा कितने माह पर करते हैं? तो हर 3 माह पर की जाती है। और यह गणना मुख्यतः 2 आधार पर की जाती है। पूछेगा यह गणना जो करता है मुख्यतः कितने आधार पर होता है? तो 2 आधार पर। कौन कौन? कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस पर। याद रखिए, मुख्यतः जो 2 आधार पर किया जाता है, किस आधार पर? कांस्टेंट प्राइस पर और करेंट प्राइस पर। याद रखिएगा। अब घरेलू उत्पादन के स्तर को संदर्भित करता है जीडीपी। अगर शॉर्टकट में अगर पूछेगा कि जीडीपी किसको संदर्भित करता है, तो घरेलू उत्पादन के स्तर को संदर्भित करता है जीडीपी। देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद।
अब निवल घरेलू उत्पाद क्या है? उत्पादन के कुल मूल्य से घिसावट और टूट फूट को घटा देने पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, एनडीपी प्राप्त होता है। याद रखिएगा, उत्पादन के कुल मूल्य से घिसावट और टूट फूट को घटा देने पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो इतना शॉर्टकट में याद रखना है, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल ह्रास। तो पूछेगा एनडीपी बराबर क्या होता है, तो जीडीपी माइनस मूल ह्रास, याद रखिएगा। तो एनडीपी का फॉर्मूला क्या हो, जीडीपी माइनस मूल ह्रास। अब आइए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका हिंदी में होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी का जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। पूछेगा जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब आपके दिमाग में आता हो एक्स क्या है, एम क्या है, लिख तो दिए हैं, है क्या एक्स एम। तो दिमाग में रखना है कि जो भारतीय विदेश में काम कर रहा है, मान लीजिए कि हम बाहर गए जॉब कर रहे हैं, तो उनसे जो अर्जित करके आएंगे, जो इनकम आपका आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा, वो जीडीपी में प्लस हो गया। इसका मतलब है कि जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम लिखे। तो एक्स क्या है कि जो भारतीय विदेश में काम कर रहा है, तो वहां से तो आय अर्जित कर रहे हैं ना आप, तो वहां से जो आय अर्जित करके रहे हैं वो प्लस हो गया। और जो विदेशी भारत में आय अर्जित कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे विदेशी हमारे इंडिया में काम कर रहा है, तो जो इंडिया में जो काम कर रहा है, तो उसको भी तो इनकम आ रहा होगा, वो भी तो आय अर्जित कर रहा होगा, तो उसको माइनस कर देना है। तो जो विदेशी भारत में आय अर्जित करते हैं उसको माइनस कर रहे हैं, और जो भारतीय विदेश में काम कर रहे हैं उनसे जो आय आ रहा है वो प्लस कर रहे हैं। यही है जीएनपी का फॉर्मूला। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम आ गया। जीडीपी में एक पॉइंट और भी याद रखना है आप लोग को, कि किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन स्तर को मापता है। अब यहाँ पर एक सवाल हम आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है। अगर शॉर्टकट में पूछ दे तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है, तो हम जीडीपी में बताए थे क्या, घरेलू उत्पादन के स्तर को संदर्भित करता है। जीडीपी बताए थे हम घरेलू उत्पादन के स्तर को संदर्भित करता है, लेकिन वहीं जीएनपी जो है किसी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन स्तर को मापता है। यही दोनों में डिफरेंस है, ये पॉइंट को याद रखिएगा, जीएनपी और जीडीपी में अंतर। तो जीडीपी जो है घरेलू उत्पादन के स्तर को संदर्भित करता है, वहीं जीएनपी जो है किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन स्तर को मापता है। ये दिमाग में रखना है। अब आते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए फॉर्मूला तो बहुत ईजी है इसका, कि एनएनपी बराबर फॉर्मूला आता है जीएनपी माइनस मूल ह्रास। तो एनएनपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल ह्रास। और कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि पूछ देता है कि जीएनपी और एनएनपी का अंतर क्या है। तो मैथ के अनुसार इधर किए माइनस हो गया, ठीक है ना, या इसको इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैथ के अनुसार इसके इसी पर चला है, तो यही फॉर्मूला को हम कर दिए। तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल ह्रास। अब पूछ रहा है कि जीएनपी और एनएनपी का अंतर क्या है, मूल ह्रास। ये दिमाग में। अब इसको समझना कैसे, कि किसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम आपको एक समझाने के तौर पर, मान लीजिए कि कोई मशीन हम लिए 5,000 रुपये में खरीदे। मान लीजिए कि कोई मशीन हम 5,000 रुपये में खरीदे, ठीक, कोई मशीन को 5,000 रुपये में खरीदे। अब 5,000 रुपये में खरीदे, तो एक वर्ष के बाद 5,000 रुपया में हम क्या खरीदे, मशीन यंत्र खरीद लिए। अब देखिए खरीदे हम कितने हैं, 5,000 रुपये। कोई मशीन, कोई भी सामान ले सकते हैं, कोई वस्तु ले सकते हैं। तो हम एक मान लिए सपोज दैट कि एक मशीन यंत्र हम खरीदे 5,000 रुपये में। एक वर्ष के बाद उसको हम कितना हजार रुपये में, 4,000 रुपये में। अब देखिए खरीदे थे हम 5,000 रुपये में, लेकिन एक वर्ष के बाद 4,000 रुपये में बेचते। तो अब जो हुआ ये जीएनपी में क्या हो गया, 1,000 रुपया की कटौती हुआ। अब जीएनपी में 1,000 रुपया की क्या हो गया, कटौती हो गया।
अब 1,000 रुपया की जब कटौती हुआ जीएनपी में, तो उससे प्राप्त लाभ, अब जो उससे प्राप्त लाभ होगा वही कहलाएगा एनएनपी, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग एनएनपी। इसका मतलब 5,000 रुपया में हम खरीदे, 1 वर्ष के बाद 4,000 रुपया, तो 1,000 रुपया जो हुआ जीएनपी में कटौती हुआ और उससे प्राप्त लाभ ही क्या कहलाया, एनएनपी कहलाया। तो ये दिमाग में रखना है हम लोग, है ना। इससे जो, इसका मतलब कि मशीन जो हम यंत्र खरीदे 5,000 रुपया में, 1 वर्ष के बाद 4,000 में से बेच दिए, तो 1,000 रुपया जो हुआ जीएनपी में कटौती हुआ और उससे प्राप्त लाभ ही एनएनपी का। आपको क्लियर हो गया होगा, राष्ट्रीय पूरा डिटेल हम बता दिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।